दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। टैक्सेशन लॉ के टॉपिक रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंतर्गत लास्ट केस है वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2012 का केस है। यह केस बहुत लंबा केस है। जब आप इस केस को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत सारे एब्रिविएशन का यूज किया गया है, लाइक VIH, CGP, HEL, FDI, DTAA। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में भी चर्चा किया गया है, लाइक लुक एट क्या होता है, लुक थ्रू क्या होता है, क्या क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 लुक थ्रू के बारे में बात करता है या लुक एट के बारे में बात करता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, FDI का पर्पस क्या है, SPV दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल होता क्या है और उसका यूज इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ सेक्शन के अलावा कुछ वर्ड्स को भी इंटरप्रेट किया गया है, लाइक सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया का एक्चुअली मतलब क्या है। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में बात की जा रही है या इनडायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में बात की जा रही है। डायरेक्ट ट्रांसफर और इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता क्या है, क्या इंडिया में इनडायरेक्ट ट्रांसफर को लेकर के कोई कानून है। और इस पूरे केस में खास करके चर्चा किया जाता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में पेरेंट कंपनी दैट इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी, इनका रोल क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, टैक्स इवेजन के लिए बनाया जाता है या फिर टैक्स अवॉइडेंस के लिए बनाया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्या इस कंडीशन में जो हम लोगों ने कंपनी लॉ में कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, उसका यूज किया जा सकता है। और खास करके वैसी सिचुएशन में जहां पर कलरेबल अवॉइडेंस ऑफ टैक्स हो। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे लगभग 8 to 9 केसेस को साइट भी किया गया है, उसके बारे में बात की गई है और वहां जो प्रिंसिपल दिया गया था उस प्रिंसिपल को यहां अप्लाई किया गया है। और यदि जब आप इस केस को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इतने सारे एब्रिविएशन का यूज किया गया है कि ये केस पढ़ने में अपने आप में डिफिकल्ट है। सो आई विल ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। सो बिफोर स्टार्टिंग डिस्कसिंग द फैक्ट ऑफ द केस, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है और कैसे यह काम करता है। जितनी भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है वो चाहती है कि उसके कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हो और उसके लिए FDI के नॉर्म्स को इजी किया जाता है ताकि उस कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो सके। अब होता यह है कि जो भी फॉरेन कंपनी होती है वो चाहती है कि अगर किसी भी कंट्री में लाइक इंडिया में अगर वो इन्वेस्ट करे तो जरूरी है कि जो भी कागजी कार्रवाई हो, जो भी प्रोसीजर हो, वो जितना कम हो कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है। बट हर कंट्री को डर होता है फ्रॉड होने का और फाइनेंशियल लॉस होने का। इसी कारण कोई भी कंट्री ऑन द मैटर ऑफ फाइनेंस नहीं चाहती है कि उसको किसी भी तरह का लॉस हो और उसके लिए कानून बनाया जाता है, लॉ लाया जाता है। समटाइम्स दो कंट्री के बीच में ट्रीटी होती है, वो ट्रीटी ही लॉ का काम करती है। अब होता यह है कि सपोज मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है HITL, जो कि इस केस में भी है, दैट इज हचिंसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये एक पेरेंट कंपनी है और यहाँ पेरेंट कंपनी कहने का मतलब है मेन कंपनी। ये अपना एक सब्सिडरी कंपनी बनाती है GSPL, दैट इज ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और ये क्या करती है कि डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करने के बजाय इंडिया में GSPL को स्टैब्लिश करती है, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है और इसका काम होता है टेलीकम्युनिकेशन का और कॉल सेंटर का। अब अगर ये कंपनी चाहती है FDI का फ्लो इंडिया में लाना और किसी अदर कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो उसके लिए एक अलग कंपनी बनाई जाती है, लाइक इस केस में CGP, दैट इज CGP इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। इस कंपनी का काम ही है किसी दूसरे कंपनी का शेयर परचेज करना और सिंस इसका काम है शेयर परचेज करना और इसी पर्पस के लिए इस कंपनी को बनाया गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल। और इस केस में आप देखेंगे वर्ड यूज किया जाता है SPV, दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि इस तरह की कंपनी मानी जाती है। अब होता यह है कि किसी कंट्री में अगर FDI का इनफ्लो करना और कोई भी अदर कंपनी, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री में लाइक इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो इन प्रोसीजर को अवॉइड करने के लिए इस रूट का यूज करती है। अब इस तरीके से इंडिया में जो कंपनी है लाइक HEL, दैट इज हचिंसन SR लिमिटेड, जो इंडियन कंपनी है, यहाँ HITL का इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट होता है और इस तरीके से ये अपने फंड को पहुंचा देती है HEL के पास। HEL का जो भी कैपिटल गेन होता है वो HITL के पास इसी रूट से वापस पहुंचता है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो फंड्स आता है HITL की तरफ से और पहुंचता है HEL के पास, और जो भी HEL को कैपिटल गेन होता है वो पहुंच जाता है HIL के पास। और इस प्रकार से HIL के जो भी शेयर होते हैं उनको स्पेशल डिविडेंड दिया जाता है HIL की तरफ से। यह एक छोटा सा मॉडल है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग का। अब इस केस में सपोज ऐसा होता है VIH, दैट इज वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग, अगर ये चाहती है
HITL या GSPL या CGP इनके ऊपर कंट्रोल करना या यहाँ पर अपने बिजनेस को होल्ड करना, इसके लिए यदि ये CGPL को परचेज कर लेती है तो इनडायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो जो भी HIL का होल्डिंग था या CGPL का होल्डिंग था वो सारा का सारा होल्डिंग पहुंच जाता है VIH के पास। यहाँ पर वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग को कहीं से भी हचिंसन एसआर लिमिटेड जो कि इंडिया में काम कर रही है डायरेक्टली परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से अगर CGP को VIH अगर अक्वायर कर लेती है तो HEL भी इसके पास आ जाता है। अब जब हम लोगों ने बात किया है FDI के बारे में, थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। इंडिया में FDI के थ्रू जो मनी इनफ्लो होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट OFC के द्वारा, दैट इज ऑफशोर फिनेंस सेंटर्स, एंड सेकेंड अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज होती है, लाइक इंडिया और मॉरिशस के बीच में ट्रीटी हुई। OFC दो तरीके से किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में मनी इन्फ्यूज करती है। फर्स्ट JV के द्वारा, दैट इज ज्वाइंट वेंचर के द्वारा, एंड सेकेंड WOS के द्वारा, दैट इज होली ऑन सब्सिडरीज के द्वारा। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्सिडी के बारे में, तो होली ऑन सब्सिडरीज वहां से आपको कर सकती है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कौन करते हैं, पोटेंशियल यूजर कौन कौन होता है, कोई इंटरनेशनल कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, इन्वेस्टर्स हो सकता है और अदर्स हो सकते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कंपनी से डिफरेंट हो। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होता है वो FDI के रूप में होता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी दो तरह का होता है। फर्स्ट पोर्टफोलियो डेट इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड पोर्टफोलियो इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसके थ्रू ऑफशोर्स फिनेंस सेंटर्स के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमी में मनी इन्फ्यूज किया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इस केस के फैक्ट को, इसमें होता क्या है। एक कंपनी होती है HITL, दैट इज हचिंसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी होती है GSPL, ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और यह कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होती है। GSPL के द्वारा CGP रजिस्टर करवाया जाता है कैमन आइलैंड में 1998 में, और यह एक तरीके से इसका स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट होता है और वहां से इन्वेस्टमेंट किया जाता है HEL में, दैट इज हचिंसन एसआर लिमिटेड। यह कंपनी 1994 में इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी, यही रजिस्टर हुई थी। इस कंपनी का 52% शेयर होल्ड करती है CGP, और CGP है कैमन आइलैंड में, जो कि टैक्स हेवन कंपनी एक तरीके से, और टैक्स हेवन का मतलब होता है वहां टैक्स इंपोज नहीं किया जाता है इनके बिजनेस ऑपरेशन में। CGP का कहना होता है कि वो HEL का 15% शेयर और होल्ड करने वाली है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन ऑफ FDI, और इस तरीके से माना जाता है कि CGP के पास HEL का 67% शेयर होल्डिंग है। अब होता यह है VIH, दैट इज वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग BV, जो कि इस कंपनी में अपलांट है, इसका रजिस्ट्रेशन नीदरलैंड में होता है। वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग HEL पर होल्ड करना चाहती है। इस चीज के लिए VIH और CGP के बीच में अग्रीमेंट होता है और CGP का इंटायर शेयर्स VHP अपने पास होल्ड कर लेती है। जैसे ही इसका इंटायर शेयर होल्ड करती है, इनडायरेक्ट रूप से VIH का HEL के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ओवरसीज ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर हो रहा है। लेकिन इंडियन अथॉरिटी का कहना होता है कि जो ये कंपनी है HEL, ये तो इंडिया में है, इसका अपना कैपिटल एसेट्स है, और जैसे ही शेयर ट्रांसफर किया जाता है CGP का इंटायर शेयर बाय वे ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, तो उस कंडीशन में HEL में जो CGP का 67% शेयर होल्डिंग होता है वो चला जाता है VIH के पास। यहाँ जो कैपिटल गेन हुआ है VIH के पास, एज पर डेफिनेशन दैट इज गिवन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9, VIH लायबल है कैपिटल गेन पर टैक्स पे करने के लिए। ये बात पहुंचती है मुंबई हाई कोर्ट में, जहां मुंबई हाई कोर्ट में डिसीजन SSC के अगेंस्ट में होता है। देन उसके बाद यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ क्वेश्चन के साथ आती है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना होता है आजादी बचाओ आंदोलन 2004 का जो केस है टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस को लेकर के, इससे पहले भी कुछ जजमेंट आ चुका था, और इंडिया और मॉरिशस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट भी हो चुका था 1983 में। इस मैटर को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा उठाया जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आजादी बचाओ आंदोलन 2004 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसे ओवररूल करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस CTO 1985 का केस आ चुका था। उसमें जो जजमेंट दिया गया था उससे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आजादी बचाओ आंदोलन 2004 का केस का जजमेंट डिपार्ट करता है। बिकॉज जब आप पढ़ेंगे मैकडॉवेल केस को तो आप पाएंगे कि वहां बोला गया था वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल इज डेड, और आजादी बचाओ आंदोलन वाले केस में जो जजमेंट दिया गया है इस बात को कंसिडर नहीं किया गया। अब बात यह आती है कि वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल है क्या। इसके लिए आप देखेंगे 1935 में एक केस आया था, एंड द नेम ऑफ द केस वाज द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस हिज ग्रेस द ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर, जिसमें प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था। और यह प्रिंसिपल था कि यदि कोर्ट के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन शो किया जाता है, अगर वो जेन्युइन होता है
तो अंडरलाइंग सब्सटेंस को देखने के लिए कोर्ट उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी या उसके बैक में नहीं जाएगी। इट मींस इसे पूरा होल ट्रांजैक्शन के रूप में देखेगी और अगर ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो उसके बैक में कोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए टैक्स के मामले में, जहां पर कि टैक्स अवॉइडेंस होता है, टैक्स इवेजन होता है, वहां जरूरी है बैक में जाकर के देखने का। और इसी कारण मैकडॉवेल वाले केस में कहा गया था कि वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल इज डेड, कि यहाँ टैक्स के मामले में यह काम नहीं कर रहा है और इससे जस्ट डिफरेंट जजमेंट दिया गया था आज़ादी बचाओ आंदोलन में। तो इसी कारण इसमें जो आपको दिया गया है जजमेंट, दैट शुड बी ओवर रूल्ड। अब आइए हम लोग देखते हैं इस केस में कहाँ क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ में इस केस के फैक्ट के बारे में दिया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में बताया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंटेंशन के बारे में, जिसमें कि उनका पहला कंटेंशन होता है कि आज़ादी बचाओ आंदोलन में जो भी जजमेंट दिया गया है दैट शुड बी ओवर रूल्ड, बिकॉज मैकडॉवेल वाले केस में जो जजमेंट दिया गया है उससे यह डिपार्ट करता है। और मैकडॉवेल वाले केस में जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने बोला था कि वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल यहाँ डेड है और इसी कारण जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी का कहना था कि जरूरी है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में जहां टैक्स का अवॉइडेंस हो रहा है उसे टैक्स के नेट में लाना चाहिए। मैकडॉवेल वाले केस के जस्ट 4 इयर्स बाद एक और केस आता है एंड द नेम ऑफ द केस इज मथुरा अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1999 में आता है। इस केस पे भी वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल को कोट किया गया था और रेवेन्यू का कंटेंशन होता है कि मथुराम अग्रवाल वाले केस में भी वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल को कोट किए जाने के बावजूद आजादी बचाओ में इसे नोटिस नहीं किया गया। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि मैकडॉवेल वाले केस में 2 बातें की गई थी, जिसमें फर्स्ट था CBDT दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था उसके वैलिडिटी को लेकर के कि वो अल्ट्रा वायर्स है या वायर है। एंड सेकेंड, इसमें टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स एविजन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई थी। और इसी केस में बात की गई थी कि टैक्स प्लानिंग की जा सकती है, बट टैक्स प्लानिंग 2 तरह का होता है, फर्स्ट लेजिटिमेट एंड सेकेंड इलेजिटिमेट। और लेजिटिमेट का मतलब है जो विद इन द लॉ के फ्रेमवर्क काम कर रहा है वही लेजिटिमेट होता है, या इसी को हम लोग लीगल भी बोलते हैं। जबकि इलेजिटिमेट का मतलब हुआ जो लॉ के फ्रेमवर्क में काम नहीं कर रहा है एंड इट कैन यूज कलरेबल डिवाइस। कलरेबल डिवाइस का मतलब ये है कि दिख कुछ और रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है, या इसमें किसी तरह का डूबियस मेथड का यूज किया गया हो या इसका यूज सबटरफ्यूज के रूप में हुआ हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि मैकडॉवेल का केस 1985 में आया था, बट उससे पहले इंडो-मॉरिशस DTAA साइन हुआ था एंड DTAA का मतलब है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और ये साइन हुआ था 7 मार्च 1983 को। ये एग्रीमेंट क्यों साइन हुआ, इससे पहले जरूरी है कि कुछ केसेस के बारे में चर्चा किया जाए, जिसमें फर्स्ट केस आता है द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस हिज ग्रेस द ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर, 1935 का केस है। और इसी केस में वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल दिया गया था जो कि एक कार्डिनल प्रिंसिपल के रूप में यूज होता है। और इस केस में कहा जाता है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो कोर्ट अंडरलाइंग सब्सटेंसेस को देखने के लिए इसके बैक में नहीं जाएगी, इट मींस इसके प्रीवियस ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करेगी। और उसके बाद 1981 में WT रामसे लिमिटेड वर्सेस इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर का केस आता है। इस केस में आप देखेंगे कि कैसे कलरेबल डिवाइस का यूज किया जाता है। इस केस में होता यह है कि एक SEC कंपनी होती है B, इनका एग्रीमेंट कंपनी A के साथ होता है और ये एक तरह का आर्टिफिशियल स्कीम होता है। इस स्कीम के तहत क्या होता है कि इस कंपनी के पास जो भी डिक्रीजिंग एसेट्स है वो दिखाती है कि कंपनी A को इसे लॉस में सेल किया गया है, और दूसरी तरफ दिखाती है कि उसके रिप्लेसमेंट के लिए अपने एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए ये A से एसेट्स परचेज करती है। इस प्रकार से एक तरफ लॉस दिखाया जाता है बैलेंस शीट में और दूसरे ही तरफ यहाँ गेन दिखाया जाता है, और इस प्रकार से फिजिकल नलिटी को शो दिया जाता है कि यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही गेन हो रहा है। इस कंडीशन में इस कंपनी के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है। इस पूरे स्कीम को क्राउन की तरफ से चैलेंज किया जाता है और तब जाकर के यह बात आती है कि इट इज द टास्क ऑफ द कोर्ट टू असर्टेन द लीगल नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि इस ट्रांजेक्शन का लीगल नेचर क्या है। जरूरी है कोर्ट उसके लिए उसके बैक में जाकर के देखे, ट्रांजेक्शन के नेचर को जाकर के देखे, और अगर किसी भी तरह का कलरेबल डिवाइस का अगर यूज हो रहा है वहां जरूरी नहीं है कि वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। इसे एज ए होल ट्रांजेक्शन के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे डायसेक्ट करके उसके बैक ट्रांजेक्शन में जाकर के देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन का एक्चुअल में नेचर क्या है, वो लीगल है या इलीगल है। इसके बाद इसमें थर्ड केस के बारे में चर्चा की जाती है। द नेम ऑफ द केस इज फर्निश इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस वर्सेस डाउनसन, और ये 1984 का केस है। और अगर देखा जाए रामसे के केस के बाद जस्ट ये केस आता है 84 में, बिकॉज रामसे का केस 1981 में आया था। और यह कहा जा सकता है कि डाउनसन का केस रामसे के केस का एक्सटेंशन है, जहां पर यह कहा गया कि रेवेन्यू को एम्पावर किया जाता है
कि सर्कमस्टांसेस में जाकर के वो रिस्ट्रक्चर करके ट्रांजैक्शन को देख सकती है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली में कहाँ हो रहा है। अगर ये डूबियस नेचर का है या कलरेबल डिवाइस का यूज किया गया है तो उस कंडीशन में ट्रांजैक्शन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, ताकि पता चले कि टैक्स का एविजन या अवॉइडेंस तो नहीं हो रहा है। इस केस के बाद ही ऐसा होता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टार्टेड रिजेक्टिंग एवरी केसेस, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एसएससी से कहना होता है कि उनके ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है और एक एक ट्रांजैक्शन को देखना वो चालू करती है। और इस प्रकार से कोर्ट में बहुत सारा केसेस आने लगता है, बिकॉज एक पर्सन का ये राइट है कि अगर वो चाहे स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके और अपने टैक्स की प्लानिंग कर सके, जिससे कि वो अपना टैक्स बचा सके। टैक्स बचाना बुरी बात नहीं है और ये हर किसी का अधिकार है कि टैक्स बचाने के लिए वो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकता है, लेकिन टैक्स एविजन या टैक्स अवॉइडेंस यह इलीगल माना जाता है, ना कि टैक्स प्लानिंग। लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केस रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर केस को रिजेक्ट करना चालू कर देती है। इनफैक्ट अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो वो भी इनकम टैक्स के परव्यू के दायरे में आता है और क्वेश्चनिंग में आ जाता है। और इसके बाद ही मैकडॉवेल का केस आता है, बट इससे पहले इंडिया और मॉरिशस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो चुका था। और इसका कारण ये था ताकि इस दोनों कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं और किसी भी तरह का बिजनेस या ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर डबल टैक्स की लायबिलिटी ना हो। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया गया, बहुत सारी शेल कंपनी बनाई गई जिसके थ्रू इंडिया में मनी डाइवर्ट किया गया। और इसी चीज़ को लेकर के 1985 में मैकडॉवेल का केस आता है। डाउसन के केस के जजमेंट के बाद फिफ्थ केस इसमें आता है कारवान वर्सेस वाइट का 1988 का, जहां कोर्ट का कहना होता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी भी एसएससी से डायरेक्टली क्वेश्चन करना चालू नहीं कर सकती है, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन दो नेचर का हो सकता है। फर्स्ट, टैक्स डिफरमेंट के लिए हो सकता है एंड सेकेंड, सेविंग डिवाइस के रूप में हो सकता है। यदि सेविंग डिवाइस के रूप में हो सकता है वहां क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर टैक्स डिफरमेंट के केस में अगर आता है तो वहां क्वेश्चनिंग हो सकता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए जरूरी यह है कि टैक्स के लीगल नेचर को देखे, ना कि क्वेश्चनिंग करे। और इन्हीं सारे केसेस के बारे में दिया हुआ है पैराग्राफ नंबर 3 में। पैराग्राफ नंबर 4 में आप देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्सेशन के बारे में बात की जाती है, जहां पर कि यह देखा जाता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक पेरेंट कंपनी होती है और उसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी होती है। पेरेंट कंपनी अगर सपोज किसी और कंट्री में है और इसकी सब्सिडरी कंपनी किसी और देश में है, तो उस कंडीशन में टैक्स का क्या होगा। लाइक हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर सपोज पेरेंट कंपनी कैमन आइलैंड में है, जो कि टैक्स हेवन कहलाती है, और बाकी इसकी सब्सिडी इंडिया में है, तो इस कंडीशन में क्या इसके ऊपर टैक्स इंपोज होगा या नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन में बात की गई कि पेरेंट कंपनी हो या फिर इसकी सब्सिडी कंपनी हो, टैक्स के परव्यू में इन सब को एक अलग अलग एंटिटी के रूप में देखा जाएगा और इन सब का टैक्स का असेसमेंट अलग अलग तरीके से होगा और अलग अलग होगा। ये हो सकता है कि जो पेरेंट कंपनी है वो एक जनरल पॉलिसी या गाइडलाइन बनाती है और यही प्रिंसिपल गाइडेंस इन सारी सब्सिडी कंपनी को देती है। बट स्टिल अगर बात की जाए टैक्स के बारे में, तो उस कंडीशन में इन चारों को अलग अलग एंटिटी मान करके टैक्स का असेसमेंट इंडिविजुअल बेसिस पर होगा। और इस तरीके से यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कंपनीज को शो किया जाता है और बताया जाता है ये सारे के सारे सेपरेट यूनिट होंगे और डिस्टिंक्ट यूनिट होंगे फॉर टैक्स असेसमेंट। फिफ्थ पैराग्राफ में बात की जाती है कि एक सब्सिडरी का रेसिडेंस क्या होगा। सब्सिडी कंपनी के रेसिडेंस को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है इस बात को देखना कि उनका डिसीजन और डायरेक्शन कहाँ से हो रहा है। यदि वहां पर डिसीजन वो खुद ले रही है तो उस कंडीशन में जिस भी टैक्सेबल टेरिटरी में डिसीजन ले रही है और ऑपरेशन चल रहा है वही उसका रेसिडेंस होगा। लेकिन यदि ऐसा होता है कि ये सब्सिडी कंपनी अगर एक पपेट के रूप में काम कर रही है, तो उस कंडीशन में जो पेरेंट कंपनी का रेसिडेंस होगा वही सब्सिडी कंपनी का रेसिडेंस होगा। तो इस पैराग्राफ में आप देखेंगे दो बातें की गई है। फर्स्ट, रेसिडेंस ऑफ सब्सिडी कंपनी, जिसमें बात होती है कि डिसीजन मेकिंग बॉडी कहाँ है। अगर ये सेल्फ डिसीजन ले रही है तो उस कंडीशन में जिस जगह पर कंट्रोल मैनेजमेंट है और सेल्फ डिसीजन ले रही है वो उसकी टैक्सेबल टेरिटरी होगी और वहां पर उसकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है। लेकिन यदि ये पपेट के रूप में काम करती है तो उस कंडीशन में होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी जिस जगह पर है वहां पर उसकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है। अब क्वेश्चन यह बनता है कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि वो एक पपेट के रूप में काम कर रही है या फिर सेल्फ काम कर रही है। फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग बॉडी को देखेंगे और सपोज अगर तब भी पता नहीं चल पाता है और अगर लग रहा है कि सब्सिडी कंपनी एज ए कलरेबल डिवाइस के रूप में यूज हो रही है, तो जरूरी है उस वक्त की कॉर्पोरेट वेल को उठाया जाए। सेकेंड प्रिंसिपल जो इसमें अपनाया जा सकता है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म को। थर्ड प्रिंसिपल इसमें अपनाया जा सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप को। फोर्थ प्रिंसिपल जो इसमें अपनाया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टर ईगो। एंड फिफ्थ प्रिंसिपल टेस्ट ऑफ फिजिकल नलिटी। इन पांचों प्रिंसिपल से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर सब्सिडरी कंपनी एज ए इंडिविजुअल वर्क कर रही है या फिर कलरेबल डिवाइस के रूप में यूज हो रही है। और इसी कारण आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 6 में सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन कंपनी का रेफरेंस दिया गया है,
जिसमें बात की गई थी कॉर्पोरेट वेल को उठा करके देखने के लिए कि आखिर उसके पीछे डायरेक्टर कौन है, बिकॉज 1% कंपनी का भी एग्जिस्टेंस होता है जिसकी वजह से जरूरी है कि कॉर्पोरेट वेल उठाया जाए। लेकिन इन सारे डिवाइसेस का और इन सारे प्रिंसिपल का यूज उसी कंडीशन में किया जाता है जहां पर टैक्स इविजन हो रहा है या फिर टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है। लेकिन अगर टैक्स इविजन और टैक्स अवॉइडेंस का कंडीशन अगर नहीं आता है तो उस कंडीशन में इन सारे प्रिंसिपल का यूज नहीं किया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 6 में बताया गया है किस प्रकार से होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी या शेल कंपनी को स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में यूज करती है, और जब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में यूज करती है तो एक्चुअली में वो उसके होल्डिंग स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और होल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किया है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आप देखेंगे दो प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है। फर्स्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड सेकेंड, पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, एंड दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग स्ट्रक्चर। अब इसी पैराग्राफ में बात की गई है जो हम लोगों ने रामसे वाला केस देखा था, उसमें लुक एट प्रिंसिपल के बारे में बात की जाती है। लुक एट प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसके बारे में कोर्ट का कहना होता है कि अगर डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन जेन्युइन दिख रहा है तो उस कंडीशन में कोर्ट उसके पीछे नहीं जाएगी, बल्कि पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को एक ट्रांजैक्शन के रूप में देखेगी और उसे अलग अलग बाइफरकेट नहीं करेगी। और बाइफरकेट करने का मतलब है डायसेक्टिंग अप्रोच, वो नहीं अपनाएगी, डायसेक्ट उसे नहीं करेगी, बल्कि उसे एज ए होल ट्रांजैक्शन के रूप में देखेगी। और इसी बात को कहा गया था कार्वन वर्सेस व्हाइट में, जो हम लोगों ने पहले चर्चा किया है। पैराग्राफ नंबर 7 में इन टेस्ट को अप्लाई करने के बाद कुछ कंक्लूजन पर आती है सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में इसमें बात की गई है, जहां पर कि कोर्ट कहती है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर ऑनस होता है इस बात को प्रूफ करने का जो उसके ट्रू नेचर एंड ट्रांजैक्शन के बारे में बता सके कि वो कलरेबल है, ये सही ट्रांजैक्शन है, उसमें किसी तरह के आर्टिफिशियल डिवाइस का यूज तो नहीं किया गया है या किसी तरह का ये इम्पल्स ट्रांजैक्शन तो नहीं है। इसका ऑनस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। देन पैराग्राफ नंबर 8 में आप देखेंगे जहां पर कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना होता है कि अगर सेक्शन 9 देखा जाए तो उसमें लुक थ्रू के बारे में बात की जाती है। ये लुक थ्रू होता क्या है, बिकॉज यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लुक एट एंड सेकेंड लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब ये है जैसा कि इस केस में देखा जाए, सपोज कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है। अब ऐसा होता है कि ये कंपनी ए कंपनी बी को अपने में मर्ज करना चाहती है और कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट कंपनी सी में है, और ये मान के चलते हैं सपोज 90% शेयर यहाँ पर है, जैसा कि प्रेजेंट केस में है 67% शेयर। जैसे ही कंपनी ए कंपनी बी का एक्विजिशन या मर्जर करती है, यहाँ का 100% शेयर परचेज कर लेती है, उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि कंपनी सी के ऊपर भी कंपनी ए का ऑथोरिटी हो जाता है और कंट्रोल हो जाता है। जितने भी एसेट्स कंपनी सी की है अब वो कंपनी ए की एसेट्स हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके एसेट्स को कंपनी ए ने परचेज नहीं किया है, बल्कि कंपनी ए ने परचेज किया है कंपनी बी के सारे शेयर को, और कंपनी बी का एक्विजिशन एंड मर्जर किया है। तो ये जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे शेयर का ट्रांसफर हो रहा हो या फिर एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है कंपनी ए में, इन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा, इसे डायसेक्ट नहीं किया जाएगा। यह कहलाता है लुक एट। और लुक थ्रू में क्या होता है कि जैसे ही कंपनी ए कंपनी बी को अपने में मर्ज करती है, उसका एक्विजिशन करती है, तो ये देखा जाता है कि कंपनी सी का एसेट्स भी कंपनी ए के पास जा रहा है। लाइक हमारे प्रेजेंट केस में जो है कंपनी ए नीदरलैंड में है, कंपनी बी सैमन आइलैंड में है, इनके बीच में ओवरसीज ट्रांजैक्शन हो रहा है। उस कंडीशन में जो भी एसेट्स कंपनी बी का इंडिया में है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी सी, वो सारा का सारा एसेट्स एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है कंपनी ए के पास। जब इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा तो यह कहलाएगा लुक थ्रू ट्रांजैक्शन। इसी बात को पैराग्राफ नंबर 8 में कहा गया है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंटेंशन होता है कि सेक्शन 9 लुक थ्रू ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। इस बात को क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेक्शन 9 लुक थ्रू प्रोविजन के बारे में बात नहीं करती है, बल्कि यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है इन द कंसिक्वेंस ऑफ, इसका मतलब कुछ और है। पैराग्राफ नंबर 9 में सुप्रीम कोर्ट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 का इंटरप्रिटेशन करती है और इसके मीनिंग को बताते हुए कहती है कि जैसे ही बात की जाती है स्कोप ऑफ इनकम के बारे में, दैट इज स्कोप ऑफ इनकम इन इंडिया एंड दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट, वहां पे जो सबसे पहले कंसिडर किया जाता है दैट इज इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। और ये इनकम दो तरीके का हो सकता है, फर्स्ट उस इनकम को रिसीव किया गया है एंड सेकेंड डीम टू बी रिसीव्ड, इट मींस फ्यूचर में रिसीव होना है डायरेक्टली उस पर्सन के द्वारा जहां से ये इनकम आना है या किसी और पर्सन के द्वारा, तो वो सारा का सारा टोटल इनकम काउंट करेगा उस नॉन रेसिडेंट का। सेकेंड इसमें बात की जाती है जो इनकम अराइज होता है या अक्रू होता है या डीम टू अक्रू होता है या डीम टू अराइज होता है, ये सारा का सारा इनकम टोटल इनकम में काउंट किया जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट बात करती है, जो यहाँ दो वर्ड दिया हुआ है दैट इज डीम टू अक्रू एंड डीम टू अराइज। इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट
सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 के बारे में बात करती है। डीम टू अक्रू और डीम टू अराइज का मतलब है कि ये इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस अगर आता है, या फिर थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी से आता है, या थ्रू एंड फ्रॉम एनी एसेट्स और सोर्स से अगर आ रहा है, तो इसे डीम टू अक्रू कहेंगे या डीम टू अराइज कह सकते हैं। अब इसमें बात की जाती है कि अगर ये इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्रू हो रहा है एंड दैट इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, तो उस कंडीशन में भी ये सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 के प्रीव्यू में आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें 4 कैटेगरी के इनकम के बारे में बात की गई है। फर्स्ट, जो बिजनेस से आ रहा हो, सेकेंड, जो प्रॉपर्टी से आ रहा हो, थर्ड, किसी एसेट्स या सोर्स से आ रहा हो, एंड फोर्थ, जब कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है उस कंडीशन में जो इनकम गेन हो रहा है उसे इसमें काउंट किया जाता है। तो अभी जो हमारे पास प्रेजेंट केस है उसमें मेन चर्चा किया जाता है इस फोर्थ कैटेगरी के बारे में, दैट इज ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न फोर्थ कैटेगरी से था, जो कहता है ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। इसमें आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 10 में सुप्रीम कोर्ट इसके एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन करती है और कहती है कि अगर देखा जाए इस पूरे फ्रेज में 3 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट है ट्रांसफर होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट है कि एग्जिस्टेंस होना चाहिए कैपिटल एसेट्स का, एंड थर्ड कि इस एसेट्स का जो पोजीशन होना चाहिए दैट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो जरूरी है अगर कैपिटल गेन के बारे में अगर हम लोग बात करें, उसमें टैक्स के बारे में बात करें, तो वहां पर ये तीनों एलिमेंट का होना जरूरी है। सपोज अगर ऐसा होता है कि कहीं कैपिटल एसेट्स है, इंडिया में सिचुएटेड है, अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वहां कैपिटल गेन के बारे में बात नहीं होती है। सपोज ऐसा होता है कि ट्रांसफर तो हो रहा है और जो एसेट्स है वो इंडिया में सिचुएटेड है, लेकिन अगर वो कैपिटल एसेट्स नहीं है तो भी उस कंडीशन में कैपिटल गेन के बारे में बात नहीं होगी। एंड थर्ड कंडीशन, ऐसा होता है कि ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल एसेट्स है, लेकिन वो कैपिटल एसेट्स इंडिया में सिचुएटेड नहीं है बल्कि इंडिया के बाहर है, अगेन उस कंडीशन में कैपिटल गेन के बारे में बात नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा, इसके लिए जरूरी है कि ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल एसेट्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए और वो कैपिटल एसेट्स इंडिया में ही सिचुएटेड होना चाहिए, तब जाकर के उस पर कैपिटल गेन के बारे में बात की जाएगी। जब आप पैराग्राफ नंबर 10 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड का इंटरप्रिटेशन करती है कि आखिर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। इनकम डीम टू अक्रू इसके सेंस में कहा गया है या फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स के सेंस में कहा गया है। बिकॉज यहाँ पर रेवेन्यू का कंटेंशन होता है कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड जो यूज किया गया है वो ट्रांसफर के सेंस में भी है। अगर इस कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है, दोनों ही कंडीशन में वो इनकम टैक्स के परव्यू में आता है। जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहाँ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड जो यूज किया गया है दैट इज फॉर इनकम डीम टू अक्रू, ना कि ट्रांसफर के लिए किया गया है। क्योंकि अगर ट्रांसफर के लिए किया जाता और इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन अगर किया जाने लगा तो फिर ये पर्पसिव इंटरप्रिटेशन हो जाएगा और इससे कुछ और मीनिंग निकलेगा। जबकि अगर ट्रू सेंस में अगर देखा जाए, यदि लेजिस्लेचर का इंटेंट ये होता कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड ट्रांसफर के लिए यूज किया जाए तो स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करती, लेकिन कहीं भी इसके बारे में बात नहीं की गई है। और इसी कारण आप देखेंगे इस पैराग्राफ में पूरा यहाँ बात किया गया है ट्रांसफर के बारे में कि ये जो ट्रांसफर होता है ये 2 तरीके का ट्रांसफर होता है। फर्स्ट डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, सेकंड इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है। अब डायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब ये है कि कंपनी ए है और कंपनी बी है, ये दोनों ओवरसीज कंपनी है। इन दोनों कंपनी के बीच में अगर एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ डायरेक्टली हो रहा है। अब इनडायरेक्ट ट्रांसफर में क्या होता है, सपोज कंपनी ए ये भी ओवरसीज कंपनी है, कंपनी बी ये भी इंटरनेशनल कंपनी है, ओवरसीज कंपनी है। कंपनी ए नीदरलैंड में है और कंपनी बी एक फॉरेन कंपनी है। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है और ये देखा जाता है कि कंपनी बी का कुछ शेयर कंपनी सी में होता है और इस कंपनी सी का कुछ एसेट्स होता है यहाँ जो कि इंडिया में है। इस कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि आउट ऑफ इंडिया इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है, दैट इज ऑफशोर एग्रीमेंट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डायरेक्टली सी से इसका एसेट ट्रांसफर ए के पास नहीं हो रहा है, बल्कि इस एग्रीमेंट के तहत बी के थ्रू होते हुए जो भी सी का एसेट्स है वो ए के पास ट्रांसफर हो रहा है। और अक्सर ये देखा जाता है कि ऑफशोर ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें एसेट्स का इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है और इसी के बारे में इसमें बात की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट ट्रांसफर को लेकर के इंडिया में तो कानून है, उसमें टैक्स की तो बात की जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसफर को लेकर के डायरेक्टली ऐसा कोई कानून नहीं है और इसके लिए ही डीटीसी कोड लाया गया था। डीटीसी कोड का मतलब है डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 का है, इस तरह के ट्रांजेक्शन को देखते हुए। और इसके बारे में आप देखेंगे यहाँ बात की गई पैराग्राफ में इस जगह पर। इसी पैराग्राफ में आगे बात की जाती है डाइसेक्टिंग अप्रोच के बारे में कि डाइसेक्टिंग अप्रोच क्या होता है। डाइसेक्टिंग अप्रोच का मतलब ये है कि सपोज ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है।
अगर इन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है लाइक इन टर्म्स ऑफ शेयर, अगर यहाँ शेयर का ट्रांसफर हो रहा है तो सिर्फ शेयर ही नहीं जाता है इस कंपनी के साथ, बल्कि शेयर के साथ साथ बंडल ऑफ राइट्स जाती है। बंडल ऑफ राइट्स का मतलब है मीटिंग में पार्ट लेने का राइट, वोटिंग का राइट, डिसीजन लेने का राइट, समटाइम्स एसेट्स, ये भी इसके साथ जाता है। तो अगर ये देखा जाए तो बंडल ऑफ राइट्स यहाँ पर जा रही है। अगर हम लोग डाइसेक्टिंग अप्रोच अपनाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि शेयर ट्रांसफर करने के बाद राइट 1, राइट 2, राइट 3 ये अलग अलग कंपोनेंट के रूप में सामने दिखता है। और उस कंडीशन में सपोज अगर ऐसा होता है लाइक अभी प्रेजेंट केस में एसेट्स का ट्रांसफर होता है, इसको हम अगर अलग तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर कैपिटल गेन के बारे में बात आती है जो इस प्रेजेंट केस में बात हो रही है। तो यहाँ कोर्ट का कहना होता है कि डाइसेक्टिंग अप्रोच आपको नहीं अपनाना है, बल्कि आपको लुक एट अप्रोच अपनाना है। लुक एट अप्रोच का मतलब है ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट कहलाएगा, दैट इज यहाँ पर एक्विजिशन या मर्जर हो रहा है कंपनी बी का कंपनी ए में, और उसी चीज के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है। पैराग्राफ नंबर 15 में आप अगर देखेंगे तो पाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टोरी कही जाती है, लेकिन उस स्टोरी को जब सुप्रीम कोर्ट चेक करती है तो कुछ पॉइंट पर उस स्टोरी से एग्री नहीं करती है। पैराग्राफ नंबर 16 और 17 में आप अगर देखेंगे तो बात की जाती है कि टैक्स पर्पस के लिए आखिर जरूरी क्या है। सपोज ऐसा होता है कंपनी ए कंपनी बी का मर्जर कर लेती है या इसका एक्विजिशन करती है, उस कंडीशन में कंपनी बी का जितना भी एसेट्स है वो कंपनी ए के पास आ जाता है। तो क्या यहाँ पर यह कहा जाएगा कि कंपनी ए का कैपिटल गेन हो रहा है बिकॉज इसके पास बहुत सारा कैपिटल फॉर्मेशन हो रखा होगा, कैपिटल एसेट्स होगा इन टर्म्स ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट एंड अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू। तो जितना भी डिवाइस कंपनी बी के पास अवेलेबल है वो कंपनी ए के पास चला गया, तो क्या ये कहा जाएगा कि यहाँ कैपिटल गेन हो रहा है बिकॉज कंपनी बी के पास जो भी डिवाइस है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसका अगर वैल्यूएशन लगाया जाए तो यहाँ पर कोर्ट कहती है कि टैक्स हम लोग वैल्यूएशन पे लगाते हैं एसेट्स के या प्रॉफिट या इनकम पे लगाते हैं, इस बात को क्लैरिफाई करना जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो प्रॉफिट और इनकम पर ही टैक्स लगाया जाता है, ना कि वैल्यूएशन पे टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो इट इज नॉट अ लॉ, इट इज अ साइंस। और साइंस इस सेंस में होता है कि आखिर बी के बिजनेस की रियलिटी क्या है, इनके बिजनेस का मॉडल क्या है, ये कितने ड्यूरेशन तक ऑपरेशन कर रही है, इनका कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो का मतलब इनकमिंग एंड आउट गोइंग ऑफ द कैश, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, इसकी एसेट्स और लायबिलिटी क्या है, इसके पास इंटेंजिबल कितना है। इंटेंजिबल का मतलब अगर उसके पास गुडविल है, पेटेंट है, ये सारा का सारा उसका इंटेंजिबल है। तो जितना ज्यादा उसका गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है, लोगो है, उसके बेसिस पर उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाती है। तो ये वैल्यूएशन लगाना ये एक साइंटिफिक मेथड है, इसको हम लोग लॉ के परव्यू में नहीं ला सकते हैं, जबकि अगर टैक्स के बारे में बात की जाए तो ये लॉ के परव्यू में आता है। तो इसी कारण जरूरी ये है कि हम लोग वैल्यूएशन पर टैक्स इंपोज कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट और इनकम पे हम लोग टैक्स इंपोज कर रहे हैं। ये सारी बातें जो भी अभी की जा रही है उसके पीछे लॉजिक है, और उसी लॉजिक के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट इसका जजमेंट देगी। पैराग्राफ नंबर 19 अगर आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कुछ फाइंडिंग को लेकर के आती है, और फाइंडिंग उनका ये होता है कि सबसे पहले डिसाइड करने की जरूरत है कि क्या यहाँ पर एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है या फिर शेयर का ट्रांसफर हो रहा है। और अगर बात की जाए सेल के बारे में तो यहाँ पर सेल किस चीज का हो रहा है, क्या एसेट या वैल्यूएशन का सेल हो रहा है या फिर यहाँ पर शेयर का सेल हो रहा है। और अगर शेयर का सेल हो रहा है इस बात को डिटरमाइन करना जरूरी है कि जब शेयर ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, बिकॉज जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है, जैसे ही शेयर ट्रांसफर होता है तो एक्चुअली इसके साथ बंडल ऑफ राइट्स भी ट्रांसफर होती है। राइट्स लाइक पार्टिसिपेशन इन कंपनी मीटिंग, मैनेजमेंट राइट्स, कंट्रोलिंग राइट्स, कंट्रोल प्रीमियम, ब्रांड लाइसेंस, ये सारी की सारी राइट एक बार में जाती है। और इन सारे चीजों को इलस्ट्रेट किया गया है 3 केसेस में, जिसमें फर्स्ट केस है चितरंजी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है, वेंकटेश वर्सेस सीआईटी मद्रास हाईकोर्ट का केस है, श्रीमती महारानी उषा देवी वर्सेस सीआईटी ये मध्य प्रदेश का केस है, जहां पर की बात की गई थी कि शेयर के साथ साथ बंडल ऑफ राइट्स भी ट्रांसफर होता है। इसमें पैराग्राफ नंबर 20, 21, 22 में डिसीजन दिया जाता है चीफ जस्टिस एस.एच. कपाड़िया के द्वारा, जहां उनका कहना होता है लुक एट टेस्ट को अप्लाई करने के बाद कंपनी के ट्रू नेचर और ट्रांजेक्शन को देखने पर यह पता चलता है कि ये ऑफशोर ट्रांजेक्शन है और बोनाफाइड एफडीआई स्ट्रक्चर है। इनका एम टैक्स इविजन का नहीं है या टैक्स अवॉइडेंस का नहीं है, बल्कि इनका ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टमेंट का है। इनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। और फिर चीफ जस्टिस का कहना होता है कि मुंबई हाई कोर्ट ने जो भी इसमें डिसीजन दिया है उनको सेटिसाइड किया जाता है। अपलांट के द्वारा 2500 करोड़ रुपीस जो डिपॉजिट जमा किया गया है उसे डिपार्टमेंट वापस करेगी विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट 4% लगेगा, और ये सारा का सारा अमाउंट विद इन 2 मंथ्स वापस किया जाएगा।
और रजिस्ट्री के पास जो भी इनकी बैंक गारंटी है वो इनको वापस दी जाएगी। तो इस प्रकार से चीफ जस्टिस कपाड़िया का जजमेंट यहाँ पर समाप्त होता है और अब इसके बाद चालू होता है जस्टिस राधाकृष्णन का जजमेंट, जिसमें आप देखेंगे इन्होंने भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया है। और इस पर्टिकुलर केस में आपको दिखेगा वोडाफोन की तरफ से काउंसिल हरीश साल्वे रहते हैं, उनके तरफ से लगभग 17 पॉइंट्स का आर्गुमेंट दिया जाता है, जो आपको दिखेगा पैराग्राफ नंबर 26 में, जिसमें इनका फर्स्ट आर्गुमेंट होता है कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है ये एक्चुअली गुड कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए है। और इस कमर्शियल स्ट्रक्चर का फायदा होता है कि किसी को अगर कभी भी एग्जिट करना हो तो इन्वेस्टर वहां से एग्जिट कर सकता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का कहीं भी मोटिव कलरेबल डिवाइस के रूप में यूज करना नहीं है या टैक्स के अवॉइडेंस के लिए नहीं है। इसी कारण इस केस में कॉर्पोरेट वेल को उठाने की जरूरत नहीं है। फिर इनका कहना होता है यदि हम लोग किसी भी कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जरूरी ये नहीं है कि जहां एसेट सिचुएटेड है वही सोर्स ऑफ इनकम होगा, बल्कि जरूरी ये है जहां ट्रांजैक्शन इसका अफेक्टेड हो रहा है। लाइक अगर ऑफशोर ट्रांजैक्शन के केस में अगर देखा जाए तो इंडिया में इसका ट्रांजैक्शन अफेक्टेड नहीं हो रहा है, तो इस वजह से सोर्स ऑफ इनकम इंडिया नहीं होगा बल्कि जहां हो रहा है उसी जगह पर होगा। और अगर ये ट्रांजैक्शन इंडिया में अफेक्टेड हो रहा होता तो उस कंडीशन में सोर्स ऑफ इनकम इंडिया होता। उसका इनका कहना होता है सेक्शन 9 लुक थ्रू प्रोविजन नहीं है, जरूरी है लुक एट प्रोविजन के थ्रू देखने का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एरर हुआ है कि उन्होंने पूरे के पूरे केस को मूविंग थ्योरी ऑफ नेक्सस के रूप में देखा है। और अगर देखा जाए यहाँ पर इस केस में एक्विजिशन ऑफ शेयर हो रहा है, जो कि अपने आप में एक ब्रॉड राइट को कंटेन करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया है। एंड सो ऑन, इस तरीके से लगभग इन्होंने 17 एक्सप्लेनेशंस दिया है अपने डिफेंस में। टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल RF नरीमन रहते हैं, उन्होंने भी अपना आर्गुमेंट दिया है इसमें, जिसमें उनका कहना होता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 पर्पस के लिए होता है। फर्स्ट डोमेस्टिक एंड सेकेंड ट्रांसनेशनल। जो डोमेस्टिक होता है वो विद इन द कंट्री होता है और उनका पर्पस ही होता है कंट्री में कंटिन्यू करने का। लेकिन जो ट्रांसनेशनल होता है वो बाहर से कंपनी करती है, ऑफशोर कर सकती है, हो सकता है वो इंडिया में नहीं हो, और उनका इस तरह का ट्रांजेक्शन करने का मेन कारण होता है कि उनके लिए एग्जिट रूट बहुत ईजी होता है। जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो ये ट्रांसनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ट्रांसनेशनल इन्वेस्टमेंट में खतरा इस बात की हमेशा बनी रहती है कि कभी भी वो एग्जिट कर सकते हैं मार्केट से। इन्होंने भी बहुत सारे केसेस के बारे में चर्चा किया, जिसमें एक रामसे केस का भी है और बहुत सारा केस है। पैराग्राफ नंबर 31 में चर्चा की जाती है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इविजन क्या होता है इसके बारे में, और इसी चीज को लेकर के कुछ केसेस के बारे में बात की जाती है। लाइक वेस्टमिंस्टर वाला केस जो कि हम लोगों ने पहले देखा है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। जिसका चर्चा की जाती है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन अप्रोच यहाँ पे अपनाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इकोनॉमिक सब्सटेंस डॉक्ट्रिन की यहाँ जरूरत है। उसका उनका कहना होता है कि टैक्स अवॉइडेंस के केस में कोर्ट की तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए और क्या जरूरी है ध्यान में रखने की, उसके बारे में उन्होंने 4 पॉइंट्स का है। फर्स्ट उन्होंने बात की है कि एक टैक्स पेयर से टैक्स तभी लिया जा सकता है यदि लेजिस्लेशन के द्वारा इसके बारे में क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ है। टैक्स पेयर का यह अधिकार है कि अगर वो चाहे तो वो अपने टैक्स रिडक्शन को लेकर के जो भी मैनेजमेंट करना चाहे वो कर सकती है। अगर कोई पर्सन टैक्स को अवॉइड कर रहा है तो उस कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस अगर वो किसी भी तरह का एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन को अप्लाई नहीं करता है, और जहां पर भी कोर्ट को ये दिखता है कि जो डॉक्यूमेंट उसे दिया जा रहा है ट्रांजैक्शन का वो जेन्युइन है, तो उस कंडीशन में वेस्टमिंस्टर कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा। इट मींस बैक में जाकर के उसके ट्रांजैक्शन को नहीं देखा जाएगा, डायसेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 34 में फिर से रामसे के केस को डिस्कस किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 35 में आप देखेंगे लगभग 5 to 6 इंग्लिश केसेस को रेफर किया गया है, जिसमें बात की गई है टैक्स स्ट्रेटजिक या टैक्स प्लानिंग के बारे में, कि अगर टैक्स स्ट्रेटजी या टैक्स प्लानिंग यदि आप करते हैं तो क्या वो टैक्स एविजन के दायरे में आता है, टैक्स अवॉइडेंस के दायरे में आता है, या किस दायरे में आता है, और क्या ये आपके लिए परमिसेबल है। उसी को लेकर के डिफरेंट केसेस यहाँ पर साइट किया गया है। फाइनली पैराग्राफ नंबर 38 में अपने जजमेंट को लेकर के आती है, जहां इनका कहना होता है फर्स्ट, किसी भी कंपनी या पर्सन का ये अधिकार है कि वो चाहे तो अपना टैक्स प्लानिंग कर सकती है, बट वो लेजिटिमेट तरीके से होना चाहिए। कलरेबल डिवाइस का वहां यूज नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड, उनका कहना होता है कि इन्फ्रेंसेस के बेसिस पर आप किसी पर्सन को टैक्स के लिए लायबल नहीं कर सकते हैं, जबकि इंस्टीट्यूट में जो भी प्लेन लैंग्वेज दिया गया है उसी के बेसिस पर और फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर टैक्स की लायबिलिटी बननी चाहिए, और हर केस का फैक्ट और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकता है। थर्ड, इनका कहना होता है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना था कि जो रेशियो दिया गया है मैकडॉल वाले केस में, उसके अनुसार से आजादी बचाओ आंदोलन वाले केस को ओवररूल करना चाहिए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू अनसस्टेनेबल है। देन इनका कहना होता है क्लाउज 1 ऑफ
सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 ये सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करती है। तो वर्ड सोर्स ऑफ इनकम है, ना कि फ्रॉम अ सोर्स इन इंडिया है लिखा हुआ। और अगर फ्रॉम अ सोर्स इन इंडिया अगर होता, उस कंडीशन में इनडायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में बात हो सकती थी या किसी अदर ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो सकती थी। और इस प्रकार से बम्बई हाई कोर्ट के डिसीजन को सेटिसाइड कर दिया जाता है। अब अगर इस पूरे केस के क्रक्स के बारे में बात की जाए तो जो यहाँ डिसीजन आता है उसके पीछे रेशियो ये होता है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए, जो यहाँ हो रहा है वो शेयर का ट्रांसफर हो रहा है और शेयर बंडल ऑफ राइट को लेकर के आती है। और स्टैट्यूट में जो भी बात की गई है दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया के बारे में बात की गई है। कहीं पर भी ये बात नहीं की गई है कि जो भी ये ट्रांजेक्शन हो रहा है अगर वो इनडायरेक्टली हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा। एंड सिंस वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी इंडिया में काम कर रही है, काम करना चाहती है और कंटिन्यू यहाँ बिजनेस रन करना चाहती है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को एफडीआई की जरूरत है। इसके अलावा जितने भी केसेस साइट की गई है उसमें से वेस्टमिंस्टर प्रिंसिपल और लुकएट प्रिंसिपल को अपनाते हुए यह कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। और सिंस ये एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो उस कंडीशन में अगर देखा है तो शेयर का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन का मामला नहीं बनता है। और इस प्रकार से यह केस यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।